फिर बताइए, अभी हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा वीर दामोदर सावरकर। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर कर दिया है। अभी 28 मई को वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती मनाई गई थी। अच्छा, इनसे संबंधित हमने एक प्रश्न और पढ़ा था करंट अफेयर्स की क्लास में ही, कि अभी महाराष्ट्र ने कहा कि वो वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वीर सावरकर जी के नाम पर एक एयरपोर्ट आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा बता सकते हो? तो आंसर होगा इसका अंडमान निकोबार में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया? तो आंसर होगा अहमदनगर। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। ये घोषणा अभी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर की गई, जो प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी। अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत के मंदिरों और सार्वजनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए जानी जाती है। फिर बताइए, अभी हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा NVS-01। तो अभी इसरो ने 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-12 रॉकेट की सहायता से NVS-01 उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये नेविगेशन की सेकंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट है। तो इससे हमारा नाविक नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। एक्चुअली में भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट थे, पर उनमें से 3 खराब हो गए। तो अब हम 5 नेक्स्ट जनरेशन के नाविक सैटेलाइट NVS को लॉन्च करेंगे, जिनमें से अभी पहला कर दिया गया NVS-01। तो इससे होगा क्या? इससे मोबाइल लोकेशन बेहतर होगी, आर्मी को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिल सकेगी और अमेरिका के GPS सिस्टम पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दूरसंचार उपग्रह जिसका नाम है अरबसैट BADR-8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया, मतलब किसने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने। अरबसैट BADR-8 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सऊदी अरब की है और अभी इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स नाम की कंपनी ने अपने रॉकेट फाल्कन 9 से। अभी आपको याद होगा, स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम है स्टारशिप, पर इसकी लॉन्चिंग सफल नहीं रही थी और स्पेसएक्स 2025 तक दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगा, जिसका नाम ये रखेगा हेवन 1। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? नूरी रॉकेट से। याद रखना, ये नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया का। एक नूर रॉकेट भी है, वो ईरान का है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने नई वित्तीय योजना शुरू की है, जिसका नाम है नमो शेतकरी महासम्मान। तो क्या होगा इस योजना में? तो इसमें 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए देगी सरकार। ये जैसे केंद्र की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसी तरह से है ये। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नाम से एक लिंग समावेशी पर्यटन नीति भी शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। अच्छा, वैसे क्या आप प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में जानते हैं कि वो कब और कहां से शुरू हुई थी, क्या होता है उसमें? तो 24 फरवरी 2019 को वो शुरू होती है गोरखपुर यूपी से। इसमें किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए करके। यहाँ पे किसान का मतलब होता है कृषक सम्मान निधि योजना। अब बात यहाँ पे फिर बताइए, अभी हाल ही में मातृभूमि योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मातृभूमि योजना को शुरू किया है। और इसमें क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत लोग अपने पूर्वजों की याद में
लोक कल्याणकारी कार्य कर सकेंगे। इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं उनको गृहनगर से जोड़ा जाएगा जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। वे कन्वेंशन सेंटर, बारात घर आदि बना सकते हैं और राज्य सरकार इसमें उनका सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो ओपीएस क्लीन अभियान इसको शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। उद्देश्य है पंजाब को नशा मुक्त बनाना। अच्छा, बात नशे की चल रही है तो पहले तो आप यूं बताओ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन बने थे? राजीव सिंह रघुवंशी बने थे। और भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाने का लक्ष्य ये है 2047 का। अभी दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना था? नार्को स्टेट मतलब हो गया इसकी अर्थव्यवस्था नशे के निर्यात पर ही निर्भर है, तो ये बना था सीरिया। फिर बताइए, अभी हाल ही में 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मरवे दिजदार ने। तो ये तुर्की की अभिनेत्री हैं मरवे दिजदार, और उन्हें उनकी फिल्म अबाउट ड्राई ग्रासेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। जबकि बेस्ट एक्टर रहे हैं कोजी याकुशो, ये जापान के हैं। जबकि मानद पाल्मे डी और पुरस्कार मिला माइकल डगलस को, और पाल्मे डी और फिल्म का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को। इसमें बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं ट्रान अन हंग द पोर्ट एयू फ्लू नाम की मूवी के लिए। ये वियतनाम मूल के फ्रांसीसी डायरेक्टर हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? फ्रांस में। इस बार इसका ये 76 नंबर का संस्करण था। अभी आपको याद है ऑस्कर अवार्ड 2023 का आयोजन हुआ था, 95 नंबर का था। उसमें बेस्ट फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर हैं ब्रैंडन फ्रेजर द वेल मूवी के, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं मिशेल योह इसी मूवी की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसी के डायरेक्टर को चुना गया बेस्ट डायरेक्टर, जिनका नाम है डैनियल क्वैन। और इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है एसएस राजामौली की RRR मूवी के गाने नाट्टू नाट्टू को, जिसको यानी कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? MM कीरावनी है, जिन्हें अभी पद्मश्री मिला है। और भारत की एक डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, इसने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। और अभी इसी साल बाफ्ता अवार्ड्स हुए थे, वो 76 नंबर के ही थे। उसमें बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एक जर्मन फिल्म है। बेस्ट एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के। बेस्ट एक्ट्रेस हैं कैट ब्लैंकेट तार मूवी की, और बेस्ट डायरेक्टर हैं एडवर्ड बर्जर। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी मई 2023 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दामोदर मावजो को। अच्छा, इसकी घोषणा तो पहले कर दी गई थी, तो हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किन्हें? दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 2022 के लिए मिला है। और ये गोवा से ही है दामोदर मावजो। ये एक कोंकणी भाषा के लेखक हैं। आपको बता दूं, इन्हें 1983 में इनके उपन्यास कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और सन 2010 में पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है। ये तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आपके मन में आएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? असमिया लेखक थे नीलमणि फूकन। इनका नाम एक और कारण से न्यूज में है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताओ, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरुप थे। मलयालम भाषा में मिला था 1965 में। और इसकी पहली महिला प्राप्तकर्ता पूछोगे तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। अब जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा उसका उत्तर दो। बाकी देखो, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अभी 32वां व्यास सम्मान मिला था इन्हें 2022 के लिए ही, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और शिव शंकरी, ये तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला इनको, इनके उपन्यास सूर्य वंशम के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता? तो RINL ने। RINL ये एक नवरत्न कंपनी है, और अभी
इसी ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 को जीता है। इसने ये अवार्ड कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता यानी कि सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए जीता है। RINL इसको बोलते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इससे वाइजेक स्टील के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, स्थापना होती 1982 में और इसके CMD हैं अतुल भट्ट। वैसे आपको पता है अभी टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो चुकी है? 13 हो चुकी है। 13वीं बनी थी RVNL और महारत्न कंपनी ये 12 है, 12वीं थी REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसे मिला था? तो PGCIL को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। और यहीं पे ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला था चेन्नई मेट्रो को कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा एतिहाद एयरवेज। तो एतिहाद एयरवेज ये यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरलाइन है और अभी इसको एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में लगातार दूसरे साल 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है। और किसने दिया ये पुरस्कार? तो एयरलाइन रेटिंग.com ने। और इसमें शीर्ष एयरलाइन का अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड एयरलाइन को, यह भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सेलेस्ते साउलो। तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्ते पाउलो। ये किस देश की है? ये अर्जेंटीना के रहने वाली है। वैसे ये 1 जनवरी 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगी। किनका स्थान लेंगी? पेटेरी तालस का। हमने बात करी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, एक और प्रश्न बन सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 मार्च को। और एक प्रश्न आपसे और पूछूं कि बताओ किस वर्ष तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका तो उत्तर होगा 2025 तक। और ये जो रडार है ये 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देगा। बाकी आप जानते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है क्लाउडेन गे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीमत मिनोचे शाफिक। और अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी एमी बॉर्नस्मिट। और इस प्रश्न से आपको याद रखना है सेलेस्ते साउलो का नाम, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा एडगर रिंकेविक्स। तो एडगर रिंकेविक्स ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बन गए हैं। और लातविया से आपको जरूर याद आएगा बाल्टिक देश किनको कहा जाता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। लातविया की कैपिटल रीगा है, करेंसी है यूरो। बाकी आप जानते हो अभी पराग्वे के नए प्रेसिडेंट बने थे सैंटियागो पेना। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने बोला टिनुबू। और चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने पेट्र पावेल। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा स्माइल योजना। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। और समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ये नीदरलैंड है। और अगर पूछे कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ताइवान है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश। तो अमरेंदु प्रकाश ये सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? सोमा मंडल का। सोमा मंडल आप जानते हो ना, ये सेल की पहली महिला चेयरमैन थी, तो इनका नाम तो फिर भी आपको याद होना चाहिए। सेल की बात करेंगे तो ये महारत्न कंपनी है। वैसे अभी तो टोटल महारत्न कंपनियां 12 हो चुकी है। 12वें नंबर की कौन सी है ये बताओ आप?
सेल स्थापना होती 1973 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अब इसके नए चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। इसी तरह से आपको याद होना चाहिए बोकारो स्टील प्लांट ये कहां पर है, ये झारखंड में है। इसे किसकी मदद से बनाया गया था, रशिया आंसर होगा। वहीं राउरकेला स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, इसे हमने जर्मनी की सहायता से बनाया था। दुर्गापुरा स्टील प्लांट आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इसे इंग्लैंड की सहायता से बनाया था। और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, इसे यूएसएसआर की सहायता से, यूएसएसआर बोल दो, रशिया बोल दो। और सलेम स्टील प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट आपको मिलेगा कर्नाटक में, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले तो ये बताओ, अभी इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे हुआ था, मुंबई में। और नवीन जिंदल का नाम आपने सुना है, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन है। अभी टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया था। वहीं सज्जन जिंदल की बात करेंगे तो वो JSW ग्रुप की CMD हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 उनको चुना गया। और सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में। और प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 ये मिला था जिंदल स्टील एंड पावर को। और बताओ, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ये किसने लॉन्च किया था कल्याणी फेरेस्टा ने। इसे पुणे की कल्याणी ग्रुप ने बनाया था। स्टील के उत्पादन में चाइना टॉप पर है, तो दूसरे स्थान पे भारत है। चलो यूं बताओ, अभी देश के स्टीलमैन के नाम से फेमस थे कौन, जिनका भी निधन हो गया, तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। और किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण हुआ, गुजरात में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, जिसके CMD बने थे अतुल भट्ट। अभी इस कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 भी जीता था। बाकी भी जानते हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, रवनीत कौर। अभी 2023-24 के लिए CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने R दिनेश। और अभी मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, तो आंसर होगा अजय यादव। तो बिहार केडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय यादव, और अभी ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कब, सितंबर 2011 में। और इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए अजय यादव। बाकी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी अध्यक्ष बने थे। और मोहंती से याद आएगा सिद्धार्थ मोहंती का नाम, जो कि अभी LIC के नए चेयरमैन बने। और अनंत माहेश्वरी अभी नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अश्विनी कुमार को। तो अभी सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। किनका स्थान लिया उन्होंने, सोमा शंकर प्रसाद का। यूको बैंक के बारे में आपको बता दूं तो इसका शुरुआत में नाम हुआ करता था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, फिर 1985 में इसका नाम बदल के यूको बैंक कर दिया गया। ये सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं अश्विनी कुमार। बाकी अभी बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर बने देवदत्त चंद। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने संजय अग्रवाल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि ये किसे बनाया गया, तो आंसर होगा अंशुमाली रस्तोगी को। तो याद रखना, अभी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है अंशुमाली रस्तोगी को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में वैसे वाडा का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और मॉन्ट्रियल से आपको याद आएगा, अभी 2022 में COP15 जैव विविधता के लिए COP15 का आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में ही। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना है, इसका संबंध बताओ किससे था,
ओजोन परत के संरक्षण से। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे कनाडा की कैपिटल तो ओटावा है, ये ध्यान रखना। बाकी वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार कौन बने? तो आंसर होगा हेमांग जानी। वैसे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने? अजय बंगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वरिष्ठ सलाहकार बने थे हमारे आनंद सिंह, उनका नाम है। बाकी एक और अपॉइंटमेंट आपको याद होगा, अभी हमारे नागरिक विमानन महानिदेशालय के नए प्रमुख डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने थे? विक्रम देव दत्त बने थे। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उनके पास एक और मंत्रालय है, स्टील मंत्रालय, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान का स्माइल एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। और इसी तरह से आप को रिलेट कर पाओगे, अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को ही। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम बड़ी है, याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह की थीम है। लेकिन यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये तो हो गया, देखो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को होता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को। एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? जेरी गांव। अभी अंडे और दूध योजना किसने शुरू की थी? केरल सरकार ने। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी राजस्थान सरकार ने, जिसमें क्या था? कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा इस योजना में। आपसे पूछूं कि 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। और बताओ, प्रधानमंत्री दूध वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात में। और चलिए फिर बताइए, अभी विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बाकी साइकिल का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वॉन ड्राइस ने 1817 में। और आप जानते हो भी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए थे पंकज सिंह। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप की, जो कहां पे हुई? ओमान देश के सलालाह में। और अभी इसको जीत लिया है भारत ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। भारत ने चौथी बार ये चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में ये चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में हुई थी, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता था उड़ीसा को हरा करके। अभी AHF एथलीट एम्बेसडर कौन बनी थी? सलीमा टेटे बनी थी, हॉकी प्लेयर है। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में सविता पुनिया को। वैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम उसका नाम है, जहाँ पे अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसको जीता जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके। आपको याद है अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी लेह में, उसको ITBP ने जीता लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन उनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, यूं बताओ, अबे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किनके नाम पे कर दिया गया? तो रानी रामपाल के नाम पे। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने, जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने मोहम्मद तैयब इकराम। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया,
ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, इन सब का संबंध हॉकी खेल से है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में UEFA यूरोपा लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सेविला। तो UEFA यूरोपा लीग ये फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है जो हर साल यूरोप में आयोजित की जाती है और अभी इसे जीत लिया है स्पेन के फुटबॉल क्लब सेविला ने। किसे हरा करके? इटली के क्लब एस रोमा को हरा करके सेविला ने 7वीं बार ये खिताब जीता है। तो UEFA यूरोपा लीग ये पुरुषों का फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। अभी 2023 वाला कहाँ पे हुआ? हंगरी के बुडापेस्ट में। फिर बताइए, हाल ही में रिंग साइड नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विजय दर्रा ने। तो रिंग साइड नाम की बुक को लिखा है पूर्व MP डॉक्टर विजय दर्रा और इसे लॉन्च किया शशि थरूर ने। शशि थरूर की एक दो बुक आपको याद रखनी है, जैसे कि अभी लेटेस्ट आई थी अंबेडकर अलाइव, उससे पहले एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी इन्होंने और अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेस नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला। तो NTR ये आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे उस समय आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने थे। तो उनके जीवन पर ये बुक लिखी है जिसका नाम है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। किसने लिखा है? पत्रकार व लेखक चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला। NTR ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि NTR के बेटे हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जूनियर NTR के नाम से उनको जानते हैं। अभी जो RRR मूवी आई थी उसमें भी वो थे। NTR का पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामाराय। तो ये ध्यान रखना। बाकी डॉक्टर AK द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी। अरविंद मंडलोई जावेद अख्तर के ऊपर बुक लिखी इन्होंने, भी नाम है जिसका जादूनामा। और वाणी त्रिपाठी वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो ध्यान रखना, ये न्यूज में है सारे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक दास्ता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता ये किस देश में है? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। यहां पर दास्ता का मतलब है गुलामी से, जैसे कि बच्चों का शोषण करना, उनसे बाल मजदूरी करवाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके उन्हें गुलाम बनाकर रखना और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाना। तो इस तरह से स्लेवरी इंडेक्स को काउंट किया जाता है और इस इंडेक्स में सर्वाधिक दास्ता वाला देश बताया गया है नॉर्थ कोरिया को। यहाँ के नागरिकों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? वॉक फ्री फाउंडेशन ने। तो आप कह सकते हो फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ कोरिया है, सेकंड नंबर पे इरिट्रिया है और तीसरे पे है मॉरिटियाना। वहीं सबसे कम दास्ता वाला देश बताया गया है, यानी कि इस इंडेक्स में सबसे आखिरी नंबर पर है स्विट्जरलैंड, 160 नंबर पर है। चलिए फिर बताइए कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची अभी आई है, उसमें पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड। तो अभी फोर्ब्स ने दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल टॉप 30 फुटबॉल क्लब की सूची जारी की है, जिसमें स्पेन का जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड ये पहले स्थान पर है। इसकी वैल्यूएशन बताई गई है $6.07 बिलियन। दूसरे पे इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इसकी वैल्यूएशन $6 बिलियन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की भी सूची जारी की थी, उसमें टॉप पे कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी भारतीय ब्रांडों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा TCS। तो अभी भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची जारी की गई है और किसने जारी किया? एक प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी है इंटर ब्रांड, उसने। तो इसमें पहले स्थान पे TCS हो गया, दूसरे स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के निकट
खानपुर नगरोट में ये जम्मू चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और जम्बू चिड़ियाघर का नाम जम्मू कश्मीर के संस्थापक राजा जम्बू लोचन के नाम पर रखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ये न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे बनेगा? हरियाणा में, हरियाणा पे गोरखपुर में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स ये कौन सा बन गया है? नागपुर। तो एम्स नागपुर ये अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है। इंग्लिश में बोलोगे इसको तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। अच्छा, नागपुर की बात हुई है, नागपुर से काफी सारे प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये बना नागपुर में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर हो गई। नितिन गडकरी जी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। इन्होंने भारत की पहली प्राइवेट LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन ये नागपुर में किया था। उसके अलावा दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। वैसे राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको नागपुर में मिलेगा। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि हुआ था 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन थे जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो आंसर होगा विजय राघवाचार्य। तो नागपुर से ये सारे प्रश्न बनेंगे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी यस बैंक ने नई टैगलाइन लॉन्च की है, वो क्या है? लाइफ को बनाओ रिच, मेक लाइफ रिच। तो अभी यस बैंक ने अपना पूरा मॉडल चेंज कर दिया, जैसे कि नया लोगो लॉन्च कर दिया, नया थीम टैगलाइन वगैरह लॉन्च कर दिया। तो नया टैगलाइन याद रखना, लाइफ को बनाओ रिच। यस बैंक, शायद आपको पता हो, RBI ने 2018 में इस पर सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? तो धोखाधड़ी वाले लोन देने के कारण। यस बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके संस्थापक थे राणा कपूर और MD CEO वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं। अभी ये टैगलाइन कुछ और हैं, जैसे कि बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की है ये, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रेजर पे। जिस तरह से फोन पे, गूगल पे होता है ना, उसी तरह से ये है रेजर पे, और ये एक फिनटेक यूनिकॉर्न है और अभी इसी ने टर्बो UPI को लॉन्च किया है। आपको ये तो पता है UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसकी मदद से या इसके थ्रू आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हो। और टर्बो का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, टर्बो कार, टर्बो इंजन। टर्बो लगाते ही हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड तेज हो गई है। टर्बो कार, टर्बो इंजन मतलब बहुत फास्ट हो गया है। टर्बो से यही समझते हैं, तो इसका मतलब यही हो गया, टर्बो UPI ये UPI भुगतान को तेज कर देगा। जो UPI भुगतान आप कर रहे हो वो तेजी से होगा। तो अभी रेजर पे ने इसे NPCI और एक्सिस बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेजर पे की स्थापना होती है 2014 में। हमने कहा ये एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब समझिए, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पे आया था? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे स्थान पे। अच्छा, आपको पता है अभी एक्सिस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? माइक्रो पे। ये भी याद रखना, अच्छा प्रश्न है। चलो यूं बताओ, अभी UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना? HDFC। और पूछे कि UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना था? तो आंसर यही होगा, रेजर पे। और रिलायंस जियो ये UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। और UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये Paytm पेमेंट बैंक बना। और भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये नेपाल है। और किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू की गई? तो आंसर होगा फोन पे। चलिए यूं बताओ,
भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था? तो आंसर होगा सिंगापुर के साथ। और अगर आपसे पूछे कि एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की थी? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो दो भारतीय हैं, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। अच्छा, कोप 28 की बात करें तो ये 2023 में हो रहा है, नवंबर दिसंबर में। कहां पे? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी इसके अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में भारत से दो लोग शामिल हो रहे हैं, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। अब ये कोप क्या है? कोप की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं। कोप मतलब आप कह दोगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलो इसको शुरुआत से जानते हैं। ये बात है 1992 की, जब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहां पे? ब्राजील के रियो में। और इसमें एक संस्था की स्थापना होती है, UNFCCC। पढ़ा इसके बारे में हमने कई बार। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। मतलब ये संस्था जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय बनाया गया बॉन, जर्मनी में। और इसमें जो भी देश शामिल हुए उनकी जो बैठक होती है उसी को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पहली जो इसकी बैठक हुई थी, या कोप 1, इसका आयोजन कब और कहां हुआ था? यह भी प्रश्न बन सकता है। 1995 में। कहां पे? बर्लिन, जर्मनी में। और अभी 2022 में कोप 27 हो गया, मतलब इनकी 27वीं बैठक हुई। कहां पे? ये नवंबर दिसंबर में पढ़ा था हमने, मिस्र यानी कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में। और अभी 2023 में हो रहा है कोप 28, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से किसने अपनी सदस्यता को समाप्त कर लिया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे CMF, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अमेरिका के नेतृत्व वाले, अमेरिका के लीडरशिप वाले एक समुद्री गठबंधन जिसे कहते हैं CMF यानी कि संयुक्त समुद्री सेना, इससे अपने आप को अलग कर लिया है। CMF की स्थापना वैसे होती है 2002 में, जिसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। और इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका। क्या इसमें भारत शामिल है? नहीं, भारत शामिल नहीं है। पर 2022 में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में इसमें शामिल होगा। वैसे इसके सदस्य देशों की बात करोगे तो 34 हैं, पर अब 33 हो गए क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात इससे बाहर हो गया है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी अरब लीग में कौन सा देश फिर से शामिल हुआ था, तो आंसर करना सीरिया। सीरिया ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना था। और अभी सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। चलिए फिर बताइए कि 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो UAE ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता करेगा 2023 से लेकर 2027 तक। और यूनाइटेड अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस को 4 साल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इस तरह वे WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो हमने पढ़ा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1950 में। अभी नई सेक्रेटरी जनरल कौन बनी? जो इसकी पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है, महासचिव, सेलेस्ते साउलो, ये अर्जेंटीना से हैं। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात से याद आएगा कि 2023 में कोप 28 का आयोजन ये यहीं पे हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने फीसदी रहा? राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट, मैं भी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 6.4%। एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का
राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डेटा को जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6.4% रहा है। और आपको याद है इस साल हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने फरवरी में आम बजट में बोला था कि 2023-24 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.9% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें राजकोषीय घाटे की, फिस्कल डिफिसिट की, तो सिंपल सा समझो ये सरकार के कुल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और कुल राजस्व यानी कि रेवेन्यू के बीच का अंतर होता है। कितना कमाया है और कितना खर्च किया है उसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा राजकोषीय घाटा। तो आप कह सकते हो ये बताता क्या है? तो ये बताता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए और इसे देश के जीडीपी के परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। तभी तो हमने प्रश्न में कहा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना फीसदी रहा इस बार का, तो 6.4% रहा इस बार का, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे।